नमस्ते दोस्तों। किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जब हम 5S इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं और किसी वजह से 5S इतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस पे हमने समझ में आया कि वहाँ पे 10 तरह के रेजिस्टेंस जो मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है वो कुछ इस तरह से हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये 10 रेजिस्टेंस ऐसे हैं कि जिसकी वजह से 5S के प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं और जितना इफेक्टिवली 5S इंप्लीमेंट होना चाहिए उतना इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट एंड प्रोडक्टिविटी कोच। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे रेजिस्टेंस के बारे में जो 5S इंप्लीमेंटेशंस के दौरान आती है। पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। पहला जो रेजिस्टेंस है, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्डरलीनेस एंड 5S। 5S जो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि हाउसकीपिंग की प्रैक्टिस है या क्लीनलीनेस की प्रैक्टिस है, ये मानना ही गलत है। तो लोगों का रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ साफ सफाई से हो जाए कि जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग हमें ऐसा भी कहते हैं कि हमें तो आप बच्चों के जैसा काम करने की बात कर रहे हैं कि जैसे हमने जूनियर केजी में सीखा था कि सही जगह पे सही चीज़ों को रखना है और साफ़ सफाई के साथ रहना। ये सब तो एक छोटे बच्चे का काम है। आप इंडस्ट्रीज़ में आके साफ़ सफाई का काम क्या करवा रहे हैं? तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये पहला थॉट प्रोसेस है कि साफ़ सफाई करना तो छोटे बच्चों का काम है, ये यहाँ पे ये स्कूलिंग के लिए काम करना ज़रूरी है, बाकी की इंडस्ट्रीज़ में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आप अपनी टीम के साथ इसका 5S का इंपॉर्टेंस सही तरीके से दिखा के इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है जो हमें टॉप मैनेजमेंट से आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के वाइस प्रेसिडेंट ले लीजिए या एंटरप्रेन्योर ले लीजिए या ओनर ले लीजिए, वो कहते हैं वाई शुड आई बी द चेयरमैन ऑफ 5S टीम। मैं 5S टीम का चेयरमैन नहीं बनूंगा, मुझे बिजनेस पॉलिसीज डिज़ाइन करनी है, मेरे पास और बहुत ज़्यादा काम है, मैं बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सोच रहा हूँ, मर्जर एक्विजिशंस, ये सारी चीज़ मेरी शायद प्रोफाइल में होनी चाहिए। 5S टीम के चैंपियन के लिए आप किसी दूसरे को नियुक्त कर लीजिए। तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हमें आमतौर पे दिखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये जैसे ही टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होना बंद कर देता है तो वहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी की कमी आ जाती है, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं सही समय पे और इसकी वजह से मोटिवेशनल फैक्टर चला जाता है, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन इतना अच्छा ड्राइव नहीं कर पाते और इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्रीज में 5S के प्रोग्राम फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है और मैं तहे दिल से मानता हूं कि उन्होंने जो कहा वो भी सही है कि उनको पॉलिसीज या ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन 5S का पार्ट भी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस या ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के बारे में ही बात कर रहा है। तो अगर वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ किसी भी 5S प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे तो मैं उम्मीद और दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5S आपका बहुत अच्छा चलेगा। ये था हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। वाई टू क्लीन व्हेन अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट डर्टी। जब हमें पता ही है साहब कि ये वापस कुछ दिनों में, कुछ घंटे में मशीन्स या प्रोडक्ट या सॉफ्ट फ्लोर खराब होने ही वाली है, गंदी होने ही वाली है, तो हम इसको क्यों साफ करें? ये हमारा एक और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर चेंज एक्सेप्टेंस की कैपेसिटीज़ टीम में बिल्ड नहीं हुई हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में ड्रास्टिक चेंज या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट या डिफेक्ट में एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें ये करना चाहिए कि यहाँ पे हमें लोगों के अंदर चेंज एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिसेस को डालना पड़ेगा, जिसके लिए आप ट्रेनिंग और बार बार लोगों का काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी रहेगा, वरना जो डिफेक्ट आ जाती है वो वापस कभी भी आ सकती है और ऐसी आती ही रहेगी। इसका यह मतलब नहीं रहेगा कि हम डिफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए ट्राई ही नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को हम अगर ओवरकम कर लेते हैं ट्रेनिंग और काउंसलिंग की वजह से, तो हम शायद बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं और 5S में फेलियर रेट कम हो जाएगा। Implementing orderliness और cleanliness will boost productivity और output, ये एक और रेजिस्टेंस है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जिम में जाते हैं तो कितना पसीना बहा या आपने कितनी एक्सरसाइज की, आपने कितना मूवमेंट किया, इसके बेस के ऊपर आपने अपना शरीर कितना फिट रखा है ये शायद मैप कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में दोस्तों ऐसा नहीं है। आप काफ़ी टाइम देख रहे होंगे कि आपने बहुत ज़्यादा मूवमेंट की है बट
ये मूवमेंट हमारे लिए तो वेस्ट थी। बहुत ज़्यादा समय हमारा चला जाता है कोई चीज़ों को ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अननेसेसरी चीज़ नेसेसरी चीज़ों से ज़्यादा पड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली या 5S को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने से आपकी वेस्ट कम हो रही हैं और उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी में ज़रूर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस 5S को अच्छे से समझाने से हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस के बारे में आपको आपकी टीम के साथ बहुत गहरी ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे और उनको डिटेल में समझाना पड़ेगा। जब आप एक डिटेल में इनको समझा पाएंगे तो ये रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आता है जो कहते हैं कि सर हमने तो ऑलरेडी 5S इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हमें इम्प्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा एक काउंटर क्वेश्चन रहता है कि क्या हम आपके वाइस प्रेसिडेंट या टॉप मैनेजमेंट या डायरेक्टर या आपके कस्टमर्स को कभी भी बिना इंटीमेशंस के आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बुला सकते हैं? और जवाब आएगा नहीं सर, थोड़ा प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, 2-3 दिन दे दीजिए, हम साफ सफाई कर लेंगे। यानी ये चीज़ होती है कि ऑर्डरलीनेस और क्लीनलीनेस हम एक बार इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये लाइफ टाइम हो गया। 5S एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए करनी है। दिस इज़ अ एंडलेस जर्नी, तो हमें इसके लिए कांस्टेंट प्रयत्न करते ही रहने चाहिए। ये कभी भी न खत्म होने वाली मुहिम है जो हमेशा चालू रहनी चाहिए। एक बार इम्प्लीमेंटेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं है या काम खत्म हो गया। ये कंटिन्यूस प्रैक्टिसेस हैं जिसे हमें रोज़ फॉलो करना चाहिए। ये रेजिस्टेंस आमतौर पे इम्प्लीमेंटेशन हुई ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बार देखने के लिए मिलता है। छठा जो रेजिस्टेंस है वो कहता है माई फाइलिंग सिस्टम इज इन मैश बट आई नो वेयर आई कैन फाइंड आउट व्हाट आई नीड इट। यानी ऑफिस 5S के अंदर अगर हम बात करें तो लोग हमें हमेशा ऐसा कहता है कि सर मेरी ऑफिस की कंडीशंस या फाइलिंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है। ऐसे रेजिस्टेंस को ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। लोगों की परिस्थिति और उनकी मानसिकता को चैलेंज करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है और उनको जो चीज़ चाहिए वो मिल भी जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है सिर्फ उनको मिलती है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में दूसरे किसी बंदे को वो चीज़ ढूंढनी है, दूसरे एम्प्लॉय को वो चीज़ अगर कोई फाइल वगैरह ढूंढनी है तो उनको नहीं मिल पाती है, जो 5S नहीं एक्सेप्ट करता है। 5S ये कहता है कि किसी भी बंदे को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो ईजिली मिल जानी चाहिए। ये रेजिस्टेंस को कम करने के लिए डीप डाउन ट्रेनिंग, उसके साथ ऑफिस 5S में किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चेंज एक्सेप्टेंस के बारे में हमें उनको बता देना चाहिए। इसके लिए आप उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, डेली मॉर्निंग मीटिंग कर सकते हैं और टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्व रख सकते हैं। इसकी वजह से उनको कितना बेनिफिट होगा अगर वो आप समझाएंगे तो ये रेजिस्टेंस इजीली कवर हो सकता है। दोस्तों 7वां पॉइंट ये है जहाँ पे हमें ये रेजिस्टेंस आता है कि वी डिड 5S ईयर्स अगो, हमने कुछ एक साल पहले 5S इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात है कि आप रोज़ नहाते हैं, आप रोज़ ब्रश करते हैं, आप अपने शरीर को रोज़ साफ़ सुथरा रखते हैं, आप रोज़ खाना खाते हैं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने 5 दिन पहले नहाया था तो आज नहाने की ज़रूरत नहीं है, 10 दिन पहले ब्रश किया था तो दांतों को आज साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है? दोस्तों ये रेजिस्टेंस बहुत सारी कंपनी में आता है कि हमने एक बार कर लिया सो कर लिया, अभी वापस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हुआ था फिर हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये जो आदतें हैं ये आदत हमें बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बचपन में माँ ने एक बच्चे को ब्रश करना सिखाया था और फिर बिना चेकशीट्स के वो आदत बन गई और आज भी हम रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ा सा कम समय मिले, लेकिन हम बिना ब्रश किए नाश्ता नहीं करते हैं, बिना नहाए कंपनी में नहीं जाते हैं। ये कुछ एक रिचुअल्स बन चुके हैं। तो 5S में हैबिट और डिसिप्लिन के बारे में ये भी यही बात करनी चाहिए कि जिस तरह से हमें आगे काम करना चाहिए। तो आप हमेशा देखिएगा कि 5S एक हैबिट बिल्डिंग प्रोग्राम है, ना कि इसको और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम है। हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और निरंतर रूप से हमें करते रहना चाहिए। दोस्तों लोगों का ऐसा मानना है कि 5S सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के लिए है और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज का ऐसा मानना है कि ये 5S जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए ही बना हुआ है, जो कि एक मेथ है। 5S ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, 5S एक सर्विस इंडस्ट्रीज में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, 5S एक हॉस्पिटल में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और 5S एक मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन यूनिट में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस लोगों का ये आता है कि 5S सिर्फ कुछ एक टाइप की ही इंडस्ट्रीज़ के लिए बना है। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ी हुई कंपनियों के साथ आप बात कर सकते हैं
और उनके पास क्या बेनिफिट मिला उसके बारे में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो नौवां रेजिस्टेंस है ये है वी आर टू बिजी। सर, आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं? अगर आप बिजी हैं यानी ये इंडिकेशन है आपकी इंडस्ट्रीज के लिए कि आप ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जो आपको वाकई में करने चाहिए, आप ऐसे काम कर रहे हैं जो शायद नहीं करने चाहिए, आप परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं और आप टेम्पररी सॉल्यूशंस बार बार कर रहे हैं और इसकी वजह से आप बिजी होते रहे हैं। 5S बिजीनेस की बात नहीं कर रहा है, 5S प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। 5S आपके यहाँ पे जो काम करना चाहिए उसी के बारे में बात कर रहा है। तो 5S में बिजीनेस की बात नहीं है। 5S आपको प्रोडक्टिव बनाएगा। आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव है वो आपको तय करना है। अगर आप प्रोडक्टिव बनाए रहना चाहिए तो आपको बिजी समय में से थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, आपको काम करने के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा और आपका डिटर्मिनेशंस और कमिटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्ले करेगा रोल, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्रीज में तहलका मचा सकते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है, जो 10वां पॉइंट है, हमें 5S की क्या ज़रूरत? हमारे पास इनफ मनी है, हमारी इंडस्ट्रीज में हम वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट इन लीन प्रैक्टिसेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट इन टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। इवन बेस्ट कैन बी बेटर। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उससे और बेहतर हो सकता है। आपकी इंडस्ट्रीज में कितना वेस्ट है वो आपको शायद पता नहीं है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि 95% ऑफ द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग ऑन योर प्रोडक्ट एट योर शॉप फ्लोर इज अ वेस्ट, ऐसा क्लेम किया जाता है। और जब आप ये चीज़ों को मुआयना करेंगे तो आपको पता नहीं कि जो आपका प्रॉफिट आज बहुत अच्छा है, शायद वो और 5 गुना बढ़ सकता है, शायद वो 2 गुना हो सकता है। लेकिन हमें निरंतर चैलेंज करने की ज़रूरत है। ये जो आखिरी रेजिस्टेंस था ये बताता है कि हम ऐसा मानते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में हम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, पोटेंशियल इंप्रूवमेंट हम कितना कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज को हम कितना आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने 10 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं, जो इंडस्ट्रीज में रेजिस्टेंस आता है 5S इंप्लीमेंटेशंस के दौरान, इसके ऊपर आप काम करेंगे। और 5S का कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो 10 रेजिस्टेंस को पहले ही आप सॉल्व कर लीजिए, इसके बारे में डिस्कस कीजिए और इसको कैसे आप इंप्लीमेंटेशंस में इलिमिनेट कर सकते हैं उसके बारे में बात कीजिए। आपकी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और ये जो वीडियो है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। धन्यवाद। स्टे ट्यून।